स्वागत है आप सभी लोगों का मित्रों। आज से हम लोग एक नया सेशन आरंभ कर रहे हैं ज्योग्राफी का बिल्कुल निःशुल्क हम लोग ज्योग्राफी का डेली एमसीक्यू लेकर के आ रहे हैं। डेली इसका एमसीक्यू आपको मिलेगा, 30 क्वेश्चन का डेली एमसीक्यू रहेगा। और आप अगर ज्योग्राफी की जो भी आपकी समझ है तो बिल्कुल आप आके यहाँ अपने को आकलन कर सकते हैं, अपना ज्ञान प्रदर्शित कर सकते हैं और अपने को बिल्कुल परख भी सकते हैं कि आपकी ज्योग्राफी की क्या पहुँच है। बहुत ही बेहतर और सबसे निराला सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, जो हमको हमारे होने का, हमारे कहीं आने जाने की हर जानकारियाँ हमें अगर देता है तो विषय कौन है? ज्योग्राफी। और इस विषय की बड़ी ही अपनी महिमा मंडन है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये सफ़र शुरू होता है प्रतियोगी छात्रों के लिए। प्रत्येक दिन 30 क्वेश्चन का एमसीक्यू महामैराथन हम लोग लेकर के आ रहे हैं। और मेरे दोस्त, कहा जाता है ना कि लड़ाइयाँ बहुत ज़बरदस्त लड़नी होती है, आपको बस अपने हौसले और संकल्प बेहतर रखने होते हैं। कहा जाता है कि रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल बिल्कुल आपके सामने है। पहला प्रश्न ये है कि जब भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? दिए गए विकल्प की बात करें, स्मिथ, एरेटोस्थनीज, प्लिनी और हेरोडोटस, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ये मित्र 3री सदी में इसकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। 3री सदी का बड़ा ही प्रसिद्ध विद्वान था एरेटोस्थनीज, यूनान का था। ये बहुत बड़ा ही मैथमेटिशियन और खगोलज्ञ था, ये बहुत बड़ा खगोलज्ञ भी था। कौन? एरेटोस्थनीज। इसने किताब लिखी थी, इसकी किताब का ही नाम मिलता है जियोग्राफिका। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? जियोग्राफिका। और ये किताब किसने लिखा था? तो एरेटोस्थनीज ने ही लिखा था, जियोग्राफिका। और ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? यूनानी या ग्रीक वर्ड में लिखी गई थी, ज्योग्राफिका। और ये पहली क्लासिकल या सिंथेटिक बुक मानी जाती है, इसीलिए इसे फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। किसे? एरेटोस्थनीज को। पहले प्रश्न के अलावा हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया इस प्रश्न की कि ज्योग्राफी शब्द का जनक किसे कहा जाता है? ज्योग्राफी शब्द का जनक किसे कहा जाता है? तो इस शब्द को, इसी ज्योग्राफी का शब्द से ही ज्योग्राफी निकली है। और इस शब्द का जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस, एरेटोस्थनीज, अलेक्जेंडर और हिकेटियस। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एरेटोस्थनीज को माना जाता है। और इसी को लगभग फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोलते हैं। कई किताबों में आप हिकेटियस को भी देखेंगे, क्योंकि उसने भी एक किताब लिखा था हिकेटियस ने, जस पीरिडियस। ये किताब किसकी है? तो जस पीरिडियस किताब लिखा था किसने? हिकेटियस ने, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। तो कुछ किताबों में इसको भी भूगोल का पिता कहा जाता है, पर बहुचायत कभी कंपटीशन में इन्हीं को एक्सेप्ट किया गया है कई जगह पर। किसको? एरेटोस्थनीज को कहा गया है, क्योंकि इनकी किताब का नाम जियोग्राफिका था और इनकी किताब का नाम जस पीरिडियस, जिसकी अभी हम लोगों ने बात किया है। मित्र कहते हैं कि बिल्कुल आपके लिए अगर जीवन में कुछ सहारा है तो यही ज्ञान और यही शिक्षा, बाकी कोई सहारा नहीं है। ज़माने में कोई ऐसा नहीं है जो आपको आगे बढ़ने के लिए आपका सहारा बने। कहा जाता है कि कहाँ जाएं कोई सहारा नहीं है, ज़माने में कोई हमारा नहीं है। कहाँ जाएं कोई सहारा नहीं है, ज़माने में कोई हमारा नहीं है। मोहब्बत की कश्ती बचे तो भी क्यों कर, मोहब्बत की कश्ती बचे भी तो क्या कर, तूफा ही तूफा है, किनारा नहीं है। जी हाँ, चलते हैं अगले सवाल पर कि ज्योग्राफी वर्ड किस भाषा का शब्द है। तो अभी हम लोगों ने बात किया है जो इस शब्द के बारे में, फिर भी ऑप्शन देखते हैं, यूनानी, अंग्रेजी, फारसी और अरबी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूनानी, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रीक भी कहते हैं, क्योंकि ग्रीक विद्वान था तो इसकी भाषा भी क्या थी? ग्रीक ही थी। मित्र, अगर इस सवालों का आपको सही जवाब पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले भी उत्तर देने के पहले आपका कमेंट आ जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप भी इसमें रुचि ले रहे हैं। अगला प्रश्न है कि एरेटोस्थनीज कहाँ का विद्वान था? इटली, यूनान, भारत और अमेरिका का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यूनान। यूनान मित्र वर्तमान के किस महाद्वीप में पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और ये उत्तरी गोलार्ध का, नॉर्थ पोल का, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसका नाम है यूरोप। आप सभी जानते हैं सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है, पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा यूरोप है। और यूरोप में एक देश जिसका नाम यूनान, यहाँ का विद्वान है एरेटोस्थनीज।
अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बात करते हैं कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। विकल्प है हिकेटियस, एरेटोस्थनीज, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और मेगास्थनीज। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है कॉस्मॉस। ये 3 किताबें मैंने आपको बता दिया, तीनों बुक आप ध्यान में रखना है और कमेंट करके आप तीनों बुक अगर बताएं तो बहुत ही बेहतर होगा, आपके नॉलेज का भी परीक्षण हो जाएगा कि एरेटोस्थनीज की किताब का नाम क्या है, हिकेटियस की किताब का नाम क्या है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की बुक का नाम आपके सामने ही दिख रहा है, कॉस्मॉस। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, यह सवाल है कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। उत्तरी गोलार्ध में है, भारत के दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में या दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में। तो अब देखिए ये पूरी दुनिया है और इस दुनिया यानी कहा जाए ग्लोब है, जिसके और इस ग्लोब के मध्य से खींची गई रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं और उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग 0 डिग्री या देशांतर रेखा कहते हैं। इस ग्लोब में भारत हमारा कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में। एक तो हो गया अक्षांश के आधार पर, अक्षांशीय आधार पर ये उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय आधार पर ये कहाँ पर है, पूर्व। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ये जो मैंने उत्तर से ये पूर्व से पश्चिम की लाइन खींचा, ये अक्षांशीय लाइन है, जो उत्तर से दक्षिण खींचा है ये देशांतरीय लाइन है। तो इस अक्षांश के भारत उत्तर में है और देशांतर के भारत पूर्व में है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्वी देशांत गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है। तो पाकिस्तान से सीमा कौन सा नहीं बनाता है, तो देखिए ये राज्य हैं, ये पाकिस्तान है। और अगर पाकिस्तान से बात किया जाए तो यहाँ से जो सीमा बना रहे हैं हम लोग, एकदम शुरुआत से बात करते हैं लद्दाख, किससे सीमा बना रहा है, पाकिस्तान से। जम्मू एंड कश्मीर ये भी किससे बना रहा है, पाकिस्तान से। पंजाब भी सीमा बना रहा है किससे, पाकिस्तान से। राजस्थान भी सीमा बना रहा है किससे, पाकिस्तान से। गुजरात भी सीमा बना रहा है पाकिस्तान से। सवाल है कि नहीं बनाता है, आइए देखते हैं। पंजाब बना रहा है, बिल्कुल बना। राजस्थान बना रहा है। गुजरात भी बना रहा है। कौन नहीं बना रहा है, हिमाचल प्रदेश नहीं बना रहा है। तो ये भी एक सवाल पता चल गया कि पाकिस्तान से कितने राज्य सीमा बना रहे हैं, 5 राज्य, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। आप इसके साथ अपने मैप को भी देखेंगे तो विजुलाइज हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं मेरे दोस्त। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है। स्थलीय पड़ोसी देश, हम लोग बात करते हैं कि भारत के स्थलीय पड़ोसी देश की अगर बात करें तो भारत के कुल कितने स्थलीय पड़ोसी देश हैं, तो भारत के कुल 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं। ठीक है, कुल की बात करें तो स्थल की तो केवल 7 ही हैं, टोटल भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 स्थलीय हैं, 2 जलीय हैं। 2 जलीय में कौन है, एक श्रीलंका है, दूसरा क्या है, मालदीव है। तो इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा, कौन स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है, मालदीव स्थलीय नहीं है। बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल की सीमा भारत से लगती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब ये देखिएगा, ये भारत है, बिल्कुल थोड़ा सा इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये भारत की स्थिति है, ये भारत की स्थिति है। यहाँ पर आपका तिब्बत या चाइना ही मान लीजिए, क्योंकि तिब्बत पे भी अधिकार किसका है, चाइना का है। और यहाँ से अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ तो ये है लद्दाख। लद्दाख भी सीमा बना रहा है किससे, चाइना से। लद्दाख के नीचे आप आइए तो लद्दाख के तुरंत अगर नीचे आएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि लद्दाख के बगल नीचे ही है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश भी सीमा बना रहा है किससे, चाइना से। और हिमाचल प्रदेश के नीचे अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड है, थोड़ी सी सीमा ये भी बना रहा है, कौन, उत्तराखंड भी बना रहा है इससे सीमा। और ये जो उठा हुआ भाग है ये सिक्किम है, क्या है, सिक्किम है। और यहाँ पर जो आपका बच रहा है ये है अरुणाचल प्रदेश। तो आइए देखें कितने राज्य बना रहे हैं, लद्दाख 1 हो गया, हिमाचल प्रदेश 2 हो गया, उत्तराखंड 3 हो गया, सिक्किम 4 हो गया, अरुणाचल प्रदेश 5 हो गया। तो ये 5 राज्य से, चाइना से भी कितने राज्य सीमा बना रहे, 5। इसमें प्रश्न कहा है कि कौन सा सीमा साझा नहीं करता। हिमाचल प्रदेश कर रहा है, बिल्कुल। उत्तराखंड कर रहा है, सही है। अरुणाचल प्रदेश कर रहा है, सही है। बिहार नहीं कर रहा है, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। तो बिहार नहीं कर रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मित्र, आप मेरे साथ अगर मैप को विजुलाइज करते इस सवाल को आंसर करेंगे तो बहुत ही बेहतर लगेगा, और वादा मैं करता हूँ आप इसको भूलेंगे नहीं। यह बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ये प्रश्न आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें।
अब यहाँ देखना है कि कौन सा राज्य किस राज्य से सीमा नहीं बना रहा है। पाकिस्तान, राजस्थान बिल्कुल सही है, सीमा बना रहा है। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल सही है। चीन, अरुणाचल प्रदेश सही है। नेपाल, राजस्थान, जी हाँ, ये बिल्कुल विकल्प क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि नेपाल की बात करें हम लोग तो ये देखिए आपका ये भारत की स्थिति, अगर थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर ड्रा करके मैप थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ तो मित्र ये देखिएगा कि ये वाली स्थिति है, ये नेपाल है, ये बिल्कुल क्या है, ये नेपाल है। और नेपाल की सीमा की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेपाल सीमा बना रहा है किससे, तो नेपाल एक तो सीमा बना रहा है किससे, उत्तराखंड से, उत्तराखंड हो जाएगा, आपका यूपी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सीमा यूपी से ही बना रहा है। यूपी के बाद फिर आपका आ जाता है यहाँ बिहार, क्या आ जाता है, बिहार, और थोड़ा सा यहाँ पर आ जाता है वेस्ट बंगाल, और फिर ये आपका है सिक्किम। तो देखो नेपाल भी कितने सीमा बना गया, एक है उत्तराखंड, फिर है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल भी 5 राज्यों से सीमा बना रहा है। तो क्या नेपाल राजस्थान से सीमा बना रहा है, बिल्कुल नहीं बना रहा है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल बिल्कुल आपके सामने है कि भारत में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा पड़ोसी देश है, यानी भारत से सबसे ज़्यादा स्पर्श कौन सा पड़ोसी देश करता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और नेपाल। तो इसमें सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, बांग्लादेश। ये लगभग 4096 लगभग समथिंग 7 किलोमीटर की सीमा बनाता है कौन, बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला बांग्लादेश, और सबसे कम सीमा बनाने वाला कौन है, अफगानिस्तान। महज 106 किलोमीटर के लगभग सीमा बनाता है। तो सबसे ज़्यादा स्पर्श करने वाला यही है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं मित्र। तो अगला सवाल बिल्कुल आ ही गया, वही सवाल आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल की पहचान करें। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है, सही है। नेपाल 2325 किलोमीटर से सीमा बनाता है। चाइना 3421 किलोमीटर सीमा बनाता है। अफगानिस्तान 1751। तो इसमें सही सुमेल की पहचान करना है। तो इनमें से केवल सही सुमेल पहचानना है। सही सुमेल कौन सा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश कितने किलोमीटर, तो अभी हम लोगों ने बात किया 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है। बाकी तीनों ऑप्शन के आंसर क्या हैं, गलत हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं मित्र। तो अगला सवाल आपका बिल्कुल है कि भारत का कौन सा राज्य जो एक ही देश से 3 ओर से घिरा हुआ है, एक ही देश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम। अब ये देखने के लिए आपको मित्र कहाँ आना पड़ेगा, तो ये देखने के लिए आपको आना पड़ेगा बांग्लादेश। ये है बांग्लादेश और ये है आपका त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो है यह 3 तरफ से किससे घिरा है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। कौन सा, त्रिपुरा है एकमात्र राज्य जो बांग्लादेश से ही 3 ओर से घिरा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद कि आपको प्रश्न समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो दोस्त अपने हित मित्र तक इसको शेयर करें, और यह डेली बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। मैं पुनः कहता हूं कि इसके लिए कोई शुल्क नहीं रहेगा, और मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मध्य लेके आऊँगा। पर एक और भी आपसे उम्मीद कि आप भी अगर आंसर आपको पता है तो आप बिल्कुल इसका आंसर कीजिए। जरूरी नहीं कि आप इंतजार कीजिए या गेस कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा लगेगा कि हाँ आपको सेशन अच्छा समझ में आ रहा है और पता भी है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। देखो यहाँ का की पॉइंट क्या है, नहीं गुजरती है। कर्क रेखा बोले तो हम लोग कर्क रेखा कैसे समझेंगे कि जो हमारी एक अक्षांशीय रेखा है, यानी 23.5 डिग्री होकर गुजरती है, जो विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है, इसी को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल आप पहचान लो, ये है कर्क रेखा का, जो 0 डिग्री के उत्तर होगी। अगर दक्षिण होगी तो मकर रेखा हो जाएगी। हमें कर्क रेखा की बात करना है। कर्क रेखा बोले तो 23.5 डिग्री हम लोग नॉर्थ की बात करेंगे। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। और कहां से नहीं गुजरती है, तो आइए हम पहले यहां से एक बिल्कुल क्रम से आपको नाम दे देते हैं, फिर आप बताइएगा इसमें सही ऑप्शन क्या है। तो पहला हो जाएगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हो गए 8। अब देखना है नहीं गुजरता। गुजरात से गुजर रहा, जी हाँ सही। राजस्थान से सही है, मध्य प्रदेश सही है, मणिपुर से नहीं गुजरता। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। तो अगला सवाल बिल्कुल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के नज़दीक स्थित नहीं है। ऑप्शन है भोपाल, गांधीनगर, रांची और लखनऊ। तो सही ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न है कि भारत
कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? गांधीनगर, आइजोल, भोपाल और रांची। तो एक ही राजधानी है जिसके नाम है रांची, जो झारखंड की राजधानी है। वो किस रेखा पर स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित भारत की एकमात्र राजधानी रांची है, जो झारखंड की है। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा की पहचान करो। कौन सा सही सिंबल है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ। मैंने बताया था ना, एक वृत्त है, सर्किल है। इस सर्किल में 0 डिग्री यानी पृथ्वी के मध्य से खींची गई रेखा भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन इसे कहते हैं। इसके 23.5 डिग्री उत्तर को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और इसी के 23.5 डिग्री हम लोग साउथ को क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। साउथ को मकर रेखा, उत्तर कर्क रेखा बोला जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं मित्र। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस स्थान से होकर गुजरती है? नैनी, लखनऊ, मेरठ और कानपुर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा नैनी। जो जिला कौन सा लगता है? तो ये मिर्ज़ापुर के समीप लगता है। ठीक है, प्रयागराज के समीप नैनी से, जो मिर्ज़ापुर जिले के करीब आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे से कहाँ मिलती हैं? तो प्रश्न है एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? तो इस प्रश्न को आइए देखते हैं। तो अब देखिए, ये है कर्क रेखा, 8 राज्यों से गुजर रही, ये है मानक रेखा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं 82.5 डिग्री। क्या बोलते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और ये आपकी है 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा। तो अब इन दोनों का मिलन कितने राज्यों में होता है? तो जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा है, ये 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और इसके बाद फिर आपका है छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यहाँ से होकर गुजरती है। और अभी 8 राज्यों की बात की है, तो कहाँ एक दूसरे को काटती हैं? छत्तीसगढ़ देखो इसमें भी आ गया, और छत्तीसगढ़ कर्क रेखा में है, तो छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक और कर्क एक दूसरे को काटते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय मानक समय 82.5 अंश देशांतर रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरता है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात से होकर नहीं गुजरता है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए कि निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी का नाम क्या है? ट्रांस हिमालय, शिवालिक, लघु और बृहद हिमालय। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ठीक है, सबसे जो कहते हैं कि सबसे पहली बार वेगनर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और पैंजिया का विभाजन हुआ, 2 टुकड़े हुए, लॉरेंसिया, गोंडवाना लैंड। इस तरह से इसका एक बड़ा इतिहास है जिसे हम लोग क्लास में पढ़े भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो इसकी सबसे ऊपरी जो है ट्रांस के बाद फिर आया ग्रेट हिमालय, ग्रेट के बाद फिर मिडिल हिमालय और सबसे बाद में आया शिवालिक। तो सबसे प्राचीनतम श्रेणी ट्रांस, सबसे नवीन हो गया शिवालिक हिमालय। तो ये 4 समानांतर श्रेणियाँ हैं हिमालय की। बात करें ट्रांस हिमालय की किस श्रेणी पर माउंट K2 स्थित है? काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और पीर पंजाल। तो ट्रांस हिमालय की कुल 4 श्रेणियां हैं, पर भारत में 3 हैं। एक है काराकोरम, उसके नीचे है लद्दाख, सबसे बाद है जास्कर। तो 3 श्रेणियों में काराकोरम पर ही स्थित है K2। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? काराकोरम, जिस पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है और विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। इनमें से कौन सा ग्लेशियर काराकोरम पर स्थित नहीं है? ठीक है, काराकोरम के पास बहुत सारे ग्लेशियर हैं, सियाचिन, गंगोत्री, वाल्टेरो, हिस्बार। तो कौन सा हो जाएगा? गंगोत्री, या मध्यम हिमालय पर स्थित है। प्रश्न नंबर 27 चलते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, अभी हम लोगों ने बात किया K2, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। तो उसका नाम क्या है? K2 है, जो भारत की सबसे ऊंची, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी बृहद हिमालय पर स्थित नहीं है? ग्रेट हिमालय की बात करें तो ग्रेट हिमालय का विस्तार कहाँ से है? तो ग्रेट हिमालय का विस्तार होता है मित्र नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। और इसकी सबसे ऊंची चोटी होती है माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागरमाथा, चीन में चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848.6 सेंटीमीटर हो गई, यानी 8,849 मीटर कह सकते हैं। तो इस कहते हैं बृहद हिमालय पे नहीं स्थित है। माउंट एवरेस्ट K3, नामचा बरवा, कंचनजंगा। तो K3, K1, K2, K3 ये सभी काराकोरम पर हैं और बाकी चोटियां किस पर स्थित हैं? ग्रेट हिमालय पर। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है। बृहद हिमालय एवं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह प्रश्न का मैं आंसर नहीं करता, उम्मीद करता हूं कि आप स्वयं कमेंट करके इसको बताएंगे और आप जानते भी होंगे। अगला सवाल है, आज का आखिरी सवाल है कि निम्नलिखित में से हिमालय की श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम व्यवस्थित करें। यानी उत्तर से दक्षिण आना है, नॉर्थ टू साउथ आना है और इसका सही क्रम आपको बताना है।
पहला ऑप्शन है ट्रांस लघु बृहद शिवालिक, दूसरा है शिवालिक लघु बृहद ट्रांस, तीसरा है ट्रांस बृहद लघु शिवालिक, चौथा है बृहद शिवालिक लघु ट्रांस। अभी मैंने बताया सबसे ऊपर से ट्रांस, उसके नीचे है ग्रेट या बृहद, उसके नीचे है मिडिल और सबसे बाद में है शिवालिक। अब देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ट्रांस, पहला ट्रांस के साथ लघु है, ये नहीं सही होगा। शिवालिक आ गया, ये भी नहीं सही। ट्रांस के साथ बृहद, बृहद के बाद लघु, शिवालिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उम्मीद कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अपने मित्रों तक भी इसका इन्फॉर्मेशन करो और ढेर सारे लोगों तक अगर प्रसारित करो। मित्र, ऐसा ही आपको डेली मैं वीडियो देता रहूँगा, और मैं अपने इस चैनल पर करंट अफेयर प्लस स्टेट का भी निःशुल्क क्लास चल रहा है। 3 से 4 वीडियो अपलोड हो गया, वो भी डेली चल रहा है निःशुल्क। और NTPC रेलवे का भी 5 से 6 वीडियो अपलोड कर दिया मैंने, और लगातार वो चल रहा है। तो इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और बिल्कुल निःशुल्क आपको GS के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी सूचनाएं निःशुल्क और प्रामाणिक मिलेंगी। तो आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट करके बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।